नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फर्स्ट चैप्टर रिव्यू ऑफ वेक्टर एनालिसिस। उसमें पहला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर। द वेरियस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्केलर एंड वेक्टर। कोई भी फिजिकल या फिर कोई भी इंजीनियरिंग क्वांटिटी है वो दो हिस्सों में बटी है, स्केलर और वेक्टर। उसमें सबसे पहला है स्केलर। द स्केलर इज अ क्वांटिटी whose value may be represented by a single real number which may be positive or negative। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि जिसे ये सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उसके पास वैल्यू होती है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि एक्स वाई जेड कौन से प्लेन में है उसका कोई महत्व नहीं है। The dimension is not at all required in describe a scalar, यानी कि डायमेंशन इसमें डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। A scalar is a quantity which is wholly characterized by its magnitude। कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है कि जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उसकी सिर्फ वैल्यू होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। The various example of scalar quantity are टेम्परेचर। अब टेम्परेचर है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो तो सभी डायरेक्शन में सेम ही होता है। मास को भी ये डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसको वैल्यू से ही डिफाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब स्केलर क्वांटिटी है जिसे सिर्फ वैल्यू की ज़रूरत होती है, कोई डायरेक्शन की नहीं। अब वेक्टर क्वांटिटी, a quantity which has both a magnitude and a specific direction in space is called a vector। ऐसी क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड यानी कि कोई वैल्यू है लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। मान लो आप भाग रहे हो, तो कौन सी डायरेक्शन में भाग रहे हो वो भी तो महत्व का है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स vector defined in 2 and 3 dimensional space are required, but vectors may be defined in n dimensional space। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम वेक्टर्स को और 2 डायमेंशन एक्स वाई या फिर 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट करते हैं, बट वेक्टर्स में भी, यानी कि अगर आप उसे डिफाइन करना चाहते हो तो n डायमेंशन में भी डिफाइन कर सकते हो। A vector is a quantity which characterized by both a magnitude and direction। कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं जिसे मैग्नीट्यूड वैल्यू तो होती है लेकिन उसे के वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। The various example of vector quantity are force। जब हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो किस डायरेक्शन पे लगाते हैं, यानी कि मान लो कोई दरवाजा है, उसे हम आगे खोलते हैं या पीछे खोलते हैं, वो भी डायरेक्शन उसकी ज़रूरी है। वेलोसिटी, किस दिशा में आप भाग रहे हो, किस दिशा में आप जा रहे हो, वो भी तो ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सेलरेशन, etc, ये सब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे स्केलर फील्ड क्या होता है। अ फील्ड is an region in which particular physical function has a value at each and every point in that region। यानी कि एक फील्ड है जिसमें ये सभी जगह वो क्वांटिटी या फिर फिजिकल फंक्शन है वो एक समान है वो सभी पॉइंट में। The distribution of a scalar quantity with a defined position in a space is called scalar field। कि उस फील्ड में ये वो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन उसकी डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है, वो उस फील्ड में हर जगह है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इट हैज़ अ डिफाइंड वैल्यू इन द एटमॉस्फेयर। की एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, 25 सेल्सियस, 35 सेल्सियस, कोई भी, लेकिन उसमें हम डायरेक्शन नहीं दिखाते कि भाई किस डायरेक्शन में 25 सेल्सियस है और किस डायरेक्शन में 35 सेल्सियस है। तो इस तरह से क्या हुआ
कि ये एक एटमॉस्फेयर है, वो एक स्केलर फील्ड है और टेम्परेचर उसकी क्वांटिटी है। इट इज स्केलर फील्ड, यानी कि एटमॉस्फेयर क्या हुआ, स्केलर फील्ड। द हाइट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ अबव सी लेवल इज अ स्केलर फील्ड, कि कोई हमारी जो सरफेस है मृदावरण की, यानी कि जो लैंड मार्क है उसका लेवल सी लेवल से कितना ऊपर है, वो भी एक स्केलर फील्ड है। फ्यू अदर्स एग्जांपल ऑफ अ स्केलर फील्ड आर साउंड इंटेंसिटी इन ऑडिटोरियम। अब साउंड इंटेंसिटी ऑडिटोरियम में कहाँ पे कितनी होगी वो नक्की है, यानी कि आप साउंड ऑडिटोरियम में आप किसी स्पीकर के पास खड़े हो तो आपको ज़्यादा सुनाई देगी और दूर खड़े हो तो कम सुनाई देगी, लेकिन इस डायरेक्शन में सुनाई देगी ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो ऑडिटोरियम है वो एक स्केलर फील्ड है। लाइट इंटेंसिटी इन अ रूम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अ गिवन रीजन, कि कोई भी आप रीजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो मेजर करते हो तो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, लेकिन उसमें प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है। और जिस रीजन में, यानी कि साइकिल के टायर, मान लो बाइक के टायर, उसमें आप मेजर कर रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो क्या है, वो उसका स्केलर फील्ड हुआ। अब वेक्टर फील्ड, ये तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। एक्स वाई के प्लेन में आपने बहुत सारे ग्राफ बनाए होंगे, सिर्फ वही है। इफ अ क्वांटिटी विच इज स्पेसिफिक इन अ रीजन टू डिफाइन अ फील्ड इज अ वेक्टर, देन द कोरिस्पोंडिंग फील्ड इज कॉल्ड वेक्टर फील्ड। कि कोई ऐसा फील्ड है जिसमें हमें कोई क्वांटिटी दिखानी है और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ मास इन अ स्पेस इज अ वेक्टर फील्ड। मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है कोई भी मास का, वो हमें दिखाना है कोई भी स्पेसिफिक ग्रेविटी में, तो हमें उसकी डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी कि भाई किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। उससे क्या पता चलेगा कि भाई किस साइड ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, किस साइड कम है, किस साइड से किस साइड जा रहा है, कहाँ से अट्रैक्शन हो रहा है, वो सब। दिस फोर्स हैज अ वैल्यू एट अ वेरियस पॉइंट इज अ स्पेस एंड ऑलवेज हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। द अदर एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड इज अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन मूविंग फ्लूइड। कि कोई भी मान लो फ्लूइड है, पानी है, हवा है, वहाँ उसमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो भी क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। विंड वेलोसिटी एट एटमॉस्फेयर, वोल्टेज ग्रेडियंट इन अ केबल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड इन अ स्पेस, etc. मैग्नेटिक फील्ड एग्जिटिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फील्ड, etc. अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे एरो की जो लंबाई यानी कि उसकी जो लेंथ है वो उसका एल्टीट्यूड बताती है, और ये एरो है वो उसका डायरेक्शन दिखाता है। ये स्टार्ट पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट के थ्रू होता है, और उसे स्टार्ट पॉइंट और जो टर्मिनल पॉइंट होता है, टर्मिनेशन पॉइंट, उसके वो उस दोनों को नाम दिया गया है O और A, और उसके ऊपर बार से दिखाते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, और OA = R ऐसे लिखा जाता है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है कि वो डायरेक्शन दिखाता है किसी भी वेक्टर की, यानी कि कोई भी वेक्टर का यूनिट एकम क्या है वो दिखाता है। अब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं किसी भी यूनिट वेक्टर को खोजने के लिए।
हम a इज इक्वल टू वो सदिश के डिनोमिनेटर में उसका मूल्य रख देते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू रख देते हैं। अब कोई भी मान लो सदिश है ए ओ, तो उसके साथ तो उसका जो होता है उसे ए कैप से भी आप लिख सकते हो। ये यूनिट वेक्टर होता है और ये उसकी डायरेक्शन दिखाता है। मान लो कोई 2i कैप, यानी कि दो वैल्यू का कोई सदिश है और आई कैप क्या दिखा रहा है कि वो एक्स डायरेक्शन में है। ऐसे यूनिट वेक्टर होता है, वो ऐसे डायरेक्शन दिखाता है। अब हम देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा। द वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन etc कैन बी परफॉर्म विथ वेक्टर्स। अब स्केलर क्वांटिटी के साथ हम बचपन से क्या है, ये एडिशन ऐड करना, सब्ट्रैक्शन सब करना, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना, ये सब हम करते आ रहे हैं। लेकिन वेक्टर के साथ कुछ नियम होते हैं, वो हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। कैन बी परफॉर्म विद द वेक्टर्स। इन दिस सेक्शन द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन विद द वेक्टर्स आर डिस्कस, यानी कि स्केलिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्केलिंग ऑफ वेक्टर। दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर टू अ वेक्टर, कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करना है स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में। व्हेन अ स्केलर इज अ पॉजिटिव देन सच अ मल्टीप्लिकेशन चेंज द मैग्नीट्यूड, यानी कि लेंथ ऑफ अ वेक्टर बट नॉट इट्स डायरेक्शन। यानी कि मान लो 2i ऐसा कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसके साथ सिर्फ 2, ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ आप देख सकते हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं है। अब इन दोनों को हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 4i कैप, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, ये अभी भी एक्स डायरेक्शन में ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया। तो यही बताना चाह रहे हैं इस एग्जांपल में कि भाई कोई भी अगर स्केलर पॉजिटिव हुआ तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नॉट डायरेक्शन। लेट अल्फा स्केलर विथ विच वेक्टर इज टू बी मल्टीप्लाई। अब अल्फा को क्या बोला है कि स्केलर विथ विच इज मल्टीप्लाई, यानी कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाई होने वाली है वेक्टर से। अगर अल्फा एक से बड़ा है देन मल्टीप्लाई टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इंक्रीज बट डायरेक्शन रिमेन सेम। जैसे कि यहाँ हुआ, ये जो 2 है वो 1 से क्या है बड़े है, यानी कि यहाँ हमारा ये जो अल्फा है वो बड़ा है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ कि भाई मैग्नीट्यूड बढ़ी लेकिन डायरेक्शन सेम रही। और अगर वो अल्फा 1 से छोटा है देन मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर डिक्रीज बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अल्फा है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा यानी माइनस में है, -2 लिख देते हैं हम। -2 वो 1 से छोटा ही हुआ, +1 से इंटू 2i कैप, हमारा वेक्टर जो है वो वही है, तो -4i कैप। ये 2 2 1 0 -1 -2 -3 -4 इतना डिक्रीज हुआ हमारा वेक्टर, लेकिन उसकी डायरेक्शन पलट गई, यानी कि डायरेक्शन तो सेम ही रही, 1 ही, उसकी एक्सिस सेम रही, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड था वो पलट गया। इफ अल्फा इज इक्वल टू -1 देन मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर रिमेन्स सेम। अगर वो -1 से मल्टीप्लाई होगा
कोई भी वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा बट द डायरेक्शन विल बी रिवर्स, यानी कि डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो जाएगी। अब हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर हम कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी। अगर वेक्टर ऐसे जुड़े हुए नहीं है और अलग है, मान लो एक ऐसे है ए और एक ऐसे है बी, तो इसे भी आप ऐसे जोड़ के, मतलब डायरेक्शन ऐसे ही रखना, इसे उठा के यहाँ रख देंगे। ये ए था, ये बी था, तो ऐसे आप क्या करेंगे, ऐसा एक ट्रायंगल जैसा बना लेंगे, एंगल जैसा, और ए और बी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जो ए था उसका रिप्रेजेंट, यानी कि उसका समांतर या फिर पैरेलल कोई भी लाइन बनाएंगे, और बी के पैरेलल भी हम लाइन बनाएंगे, और जो बीच में होगा वहाँ से हम 0 से यहाँ तक की एक लाइन बना देंगे। वो क्या होता है, रिजल्टेंट हमारा होता है, यानी कि इसे पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन कहते हैं। ऐसे एक पैरेललोग्राम बना के हम एडिशन कर सकते हैं। इसे हम C नाम देंगे, तो C इज इक्वल टू क्या हुआ, A प्लस बी। अब एडिशन में A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आप कर सकते हो, इट्स ओके। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं कम्यूटेटिव, यानी कि A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर में अल्फा इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा। सेम, अल्फा हमारा स्केलर क्वांटिटी है कोई भी। एसोसिएटिव में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, या उसे आप ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हो, या ए प्लस सी प्लस बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ भी आपका स्केलर क्वांटिटी एक से ज़्यादा है तो पहले उनका मल्टीप्लिकेशन करके बाद में भी सदिश का कर सकते हो, और पहले सदिश के साथ करके बाद में दूसरे स्केलर का भी कर सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव अल्फा ब्रैकेट में ए प्लस बी, उससे आप अलग अलग भी दे सकते हो, सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम आप अलग अलग दे सकते हो। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स थे, उसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये जो बी है उसकी दिशा, यानी कि उसकी डायरेक्शन हम उल्टा देंगे। ये पहले इस तरफ था तो इस तरफ आ जाएगा, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज, यानी कि वो माइनस हो गया, माइनस बी। अब क्या करेंगे, पैरेललोग्राम इस तरफ की जगह पे इस तरफ बनाएंगे, यानी कि इसके समांतर एक हम पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके भी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसका एक वो क्या बोलते हैं, विकर्ण बनाएंगे, और जो रिजल्टेंट C है वो क्या होगा, A माइनस बी। Identification vector. Two vectors are said to be identical if difference is 0. Thus, A and B are identical if A minus B is equal to 0. A is equal to B. Such two vectors are also called equal vectors. यानी कि identical vectors होते हैं, उनके बीच का vectors उसके बीच का सब्ट्रैक्शन हमेशा 0 होता है, और वो वेक्टर्स हमेशा इक्वल वेक्टर्स होते हैं। अब हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारी वही पुरानी XYZ वाली सिस्टम है, जिसमें एक ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0 0, और आगे पीछे XYZ डायरेक्शन होती है, जिसमें किसी भी चीज़ को दर्शाया जाता है या फिर किसी भी चीज़ के पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें दो सिस्टम होती है, राइट हैंडेड सिस्टम एंड लेफ्ट हैंडेड सिस्टम।
अब हमें हमारे हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लड़के तो 8वीं क्लास से करते हैं। द राइट हैंडेड सिस्टम मीन्स इफ एक्स एक्सिस इज रोटेट टुवर्ड्स वाई एक्सिस थ्रू अ स्मॉलर राइट एंगल, then rotation causes the upward movement of a right-handed screw in a z direction। अब इसे हम फिगर से समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है, वो अगर वाई एक्सिस के पास ऐसे घूमेगी तो वो राइट हैंडेड स्क्रू की तरह अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। राइट हैंडेड स्क्रू है, उसे ऐसे आप घुमाओगे तो वो ऊपर की तरफ आता है, यानी कि प्लस जेड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर वही उसी में अगर एक्स एक्सिस यहाँ है और वाई एक्सिस यहाँ है और वो इस तरफ घूम रहा है तो वो लेफ्ट हैंड सिस्टम में डाउनवर्ड की तरह जाएगा, यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन में। In Cartesian coordinate system, x is equal to 0, plane indicate two dimension yz plane. If y is equal to 0, plane indicates two dimension xz, यानी और z अगर 0 है तो टू डायमेंशन दिखा रहा है एक्स वाई, यानी कि किसी भी मान लो p पॉइंट है तो उसका 0 1 2 है, यानी कि ये y और z प्लेन में है, x प्लेन में नहीं है। अब रिप्रेजेंटिंग पॉइंट इनटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप 10वीं 8वीं 9वीं सभी क्लास में पढ़ते आए हो। एक प्लेन है, यानी कि ये कौन सा प्लेन है, yz, ये xz, ये प्लेन है एक्स वाई, यानी कि ऐसे कोई भी प्लेन में आप अलग अलग दिखा सकते हो किसी भी पॉइंट को। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था 0 1 2, यहाँ पे इन लोगों ने एग्जांपल लिया है q 3 -1 2, यहाँ पे यानी कि ये है वो x में 3 की कोऑर्डिनेट के साइड है, z में -1 के साइड और y में -1 साइड और z में 2 जितना ऊपर है। तो ऐसे प्लेन बनता है और अलग अलग प्लेन से एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनती है। बेस ऑफ वेक्टर। अब बेस ऑफ वेक्टर क्या होता है, मान लो कोई वेक्टर है a हमारे पास, तो उसकी डायरेक्शन के अलग अलग वो क्या है कोऑर्डिनेट्स दिखाने के लिए ax प्लस ay प्लस az, यानी कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। जैसे कि यहाँ है ax, ay, az आर बेस वेक्टर्स ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ये ए एक वेक्टर था, यहाँ पे कहीं पे भी 3D डायमेंशन में कहीं भी ए एक वेक्टर होगा और ये उसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि x में इतना, y में इतना, z में इतना। इसे हम बेस वेक्टर्स कहेंगे, मतलब वेक्टर्स के अलग अलग कोऑर्डिनेट रूप। अब पोजीशन एंड डिस्टेंस वेक्टर। कंसीडर अ पॉइंट P x1 y1 z1, यानी x y z में कहीं भी है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फिगर में दिखाया गया है, ऐसे कहीं भी x y z कोऑर्डिनेट है उसके। अब P is represented by distance of the point P from the origin। ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट P है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस वेक्टर, इसे हम रेडियस वेक्टर भी बोलेंगे। दिस इज शोन इन 1.6.5। अब नाउ 3 components of this position vector are OP are the 3 vectors oriented along
the three coordinate axes magnitude x1, y1, z1. Thus, a position vector point P can be represented as. अब यहाँ से यहाँ की वैल्यू हमें नहीं पता, तो कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यार ये P है वो कहाँ है। अगर हमें उसकी वैल्यू P पता है लेकिन उसकी डायरेक्शन के बिना हम कैसे बता सकेंगे कि वो कहाँ है। मान लो क्लास में कोई बच्चा बैठा है लेकिन कहाँ बैठा है, मतलब पूरा क्लास तो इतना बड़ा होगा, वहाँ पे वो कहाँ बैठा है, कोने में बैठा है, बीच में बैठा है, साइड में बैठा है। तो उसे रिप्रेजेंट मतलब बच्चे को रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहाँ पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना है। और हमने पॉइंट P को कैसे रिप्रेजेंट किया है, x1 ax, हमने इसे a नाम दे दिया, y1 ay, z1 az, उसके बेस वेक्टर के साथ उसका जो ये कोऑर्डिनेट था उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मान लो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि ये पूरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है वो हमें जानना है। तो क्या करेंगे, इसका मीन वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि अब ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन रूट। Thus the P point coordinate then positive vector, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव वेक्टर ही होगा क्योंकि यहाँ पे मीन वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब मान लो कोई P हैज अ कोऑर्डिनेट 1 2 3, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं कि 1 2 3 है, तो 1 ax 2 ay 3 az। अब कई लोगों को ये नहीं पता कि ये az ay और ax क्यों तो यहाँ पे गायब हो जाते हैं। तो वो गायब नहीं होते, वो सिर्फ बेस वेक्टर के वो किस डायरेक्शन में है या फिर कौन सा कोऑर्डिनेट में है वो दिखाता है। यानी कि ये जो 1 है वो x कोऑर्डिनेट में है, 2 है वो y कोऑर्डिनेट में है और 3 है वो z कोऑर्डिनेट में है, वही दिखाता है, उसका कोई दूसरा काम नहीं है। इसलिए वैल्यू को निकालते समय वो सब गायब हो जाते हैं। और रूट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू इन रूट 14 3.74। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, यानी कि 0 से P का आप मेजर पट्टी लेके नाप लो 3.74 होगा। ऐसे ही आप किसी भी दो क्वांटिटी को भी ऐसे आप बता सकते हो, जैसे कि यहाँ पे P है x1 y1 z1, उसको तो हमने कैसे बताते हैं सीख लिया। Q को x2 y2 z2, सिर्फ नाम अलग दिया गया है, काम वही है, ax ay az। ये क्या दिखाता है, ये बेस वेक्टर है, यानी कि वो डायरेक्शन दिखाएगा। अब मान लो हमें पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू क्या है, क्यू में से पी को माइनस करेंगे तो हमें पी और क्यू का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2। अब x का x कोऑर्डिनेट से ही x का x कोऑर्डिनेट से ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, उसका किसी और के साथ चक्कर नहीं हो सकता। ओके, तो x को कभी आप अपने y से माइनस मत कीजिएगा, डबल मीनिंग जो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेपरेशन वेक्टर, इसे हम सेपरेशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। और इसका भी हम मूल्य निकाल सकते हैं ऐसे, इसका जो आंसर आएगा उसे हम स्क्वायर में, बाकी की प्रोसेस तो सेम है। यूनिट वेक्टर की भी प्रोसेस सेम है कि यार ये जो सेपरेशन वेक्टर है उसके डिवाइड बाय ये जो वैल्यू आई है सेपरेशन वेक्टर की वो डालेंगे तो हमें सेपरेशन वेक्टर का वही यूनिट वेक्टर अलोंग विथ पी क्यू मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग स्टेप दिए गए हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसे रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि माइनस करो,
adding the three component distance vector can be obtained. Calculate the magnitude of the distance, यानी कि अब आप कैलकुलेट कर रहे ये मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस और यूनिट वेक्टर एलोंग विथ ऑब्टेन। आपको सभी अगर ऐसा कोई सेपरेशन वेक्टर का दाखिला आए, दाखिला मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। और इन स्टेप्स पे ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल था वो एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा बाद में सभी एग्जाम्पल वाले वीडियो में। अभी हम थियोरी खत्म करेंगे। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कोई पी एक्स वाई जेड है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसका ही हम डिफरेंशियल अमाउंट लेंगे, यानी कि कोई पी डैश विल बी ऑब्टेन हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम x प्लस dx, y प्लस dy, z प्लस dz, dx dy dz उसके x y z के डिफरेंशियल लेंथ है। Hence differential vector length, also called elementary vector length, can represent by dl is equal to dx ax base dy ay dz az। अब फिगर से समझेंगे। यहाँ पे x y z दिया गया है और क्यूब को कहीं हवा में लटकाया गया है। अब उसी क्यूब का हमें dx dy और dz पता लगाना है और उसके अंदर जो वेक्टर है p डैश उसका वैल्यू चाहिए, वो डिफरेंशिएशन से ही मिलेगा क्योंकि ये एक क्यूब है और क्यूब का p हमें क्या है, अंदर एक वेक्टर है और उसका हमें वैल्यू चाहिए है, यानी कि dl छोटी सी वैल्यू चाहिए है। डिफरेंशिएशन यानी टुकड़े करना होता है सिंपल भाषा में। अब dl का क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे। Hence differential volume of the rectangular parallel pipe is given by dv is equal to dx into dy into dz। ये उसका वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लंबाई गुणिया पौड़ाई गुणिया ऊंचाई, length, width and height। Note that dl is a vector but dv is a scalar। ये dl है वो एक वेक्टर है, यानी कि लेंथ वेक्टर है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो तो स्केलर है। लेट अस डिफरेंशियल सरफेस एरिया, यानी कि जो सरफेस एरिया है उसे हम वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे तो वो स्केलर है लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा में वो वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ds इज इक्वल टू डिफरेंशियल एरिया एंड एन क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस ds। अब ये अलग अलग सरफेस यानी कि इसके ही टुकड़े किए गए हैं। एक सरफेस yz, एक सरफेस xz और एक सरफेस xy, इसके टुकड़े किए गए हैं। अब dsx, dsy, dsz, ax, ay, az उसके अलग अलग जो अभी मैंने टुकड़े बोले वो। द डिफरेंशियल एलिमेंट प्ले विथ इम्पोर्टेंट रोल इन स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। कैसे, वो हम एग्जाम्पल वाले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ थियोरी के लिए है। अब हम देखने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अप टिल नाउ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर टू अ वेक्टर डिस्कस, कि अभी हमने जो डिस्कस किया वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन वो किसके साथ था, स्केलर के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे टू वेक्टर्स के साथ। पहले एक लेडीज और मेंस का हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखा। अब
2 लेडीज का देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है। और दूसरा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये जो हमारा है वो ज़्यादातर एक्स प्लेन में होता है, यानी कि ये देखिए एक ए करके वेक्टर दिया गया है और एक बी करके वेक्टर दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बनाएंगे ए का। अगर बी छोटा है तो बी का ऊपर बना लेंगे, मतलब कोई भी चलेगा। और यहाँ जो एंगल बन रहा है उसे हम थीटा बोलेंगे। तो ये सामने वाली बाजू है, यानी कि सामने वाली लीटी। तो द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स a and b is denoted by a dot b and defined as the product of the magnitude of a and magnitude of b and the cosine of the smaller angle between them। इसे डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a and मैग्नीट्यूड ऑफ b and cosine of the smaller angle between them। अब cos theta is equal to a into b divided by a dot b, यानी कि ये दो वैल्यूज हैं defined as a product of magnitude a and magnitude b and cosine of smaller angle cos theta। ऐसे डिफाइन किया जाता है। It also can be defined product of magnitude of b and projection of a into onto b or vice area। Mathematically it represent a dot b is equal to ab cos theta। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी फॉर पैरेलल वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा ए बी इज इक्वल टू 1 होता है। अब इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू 90 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू, यानी कि कोस 90 हमेशा 0 होता है, इसलिए कोस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 होगा। इन अदर वर्ड्स इफ डॉट प्रोडक्ट्स टू वेक्टर्स इज 0 द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि किसी भी टू वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब वो टू वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये भी बोल सकते हैं। अब तीसरा क्यूमुलेटिव लॉ, यानी कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि a डॉट b प्लस c हो तो आप a डॉट b और a डॉट c कर सकते हैं। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विथ इटसेल्फ, यानी कि दो वेक्टर्स का वही अगर कोई एक वेक्टर है और एक वेक्टर से एक वेक्टर का क्या है बनाया जाए डॉट प्रोडक्ट, तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। कंसीडर द यूनिट वेक्टर x ay az as a Cartesian coordinate system। All these vectors are perpendicular to each other, hence the dot product of a different unit vectors is 0। यानी कि a dot x, a dot ay dot x, ax dot z, ये सभी जो अलग अलग, यानी कि आप x को y से, y को z से, z को x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा 0 होगा। यानी कि ax का ax के साथ ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वो भी 1 होगा।
जस्ट एग्जांपल ए डॉट बी है तो ए एक्स बी एक्स इंटू एक्स डॉट ए एक्स, ये उन दोनों के बेस वेक्टर्स भी इसमें शामिल होंगे। ए वाई डॉट ए वाई, ए जेड डॉट ए जेड, उन तीनों का 1 हो गया, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब हम देखने वाले हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इसमें हम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए और बी का क्रॉस इज इक्वल टू ए और बी का मूल्य यानी कि वैल्यू इनटू साइन थीटा, ए और बी के बीच का एंगल साइन एंगल। इसका कोई ज़्यादा वो डेफिनेशन या वो सब दिया नहीं गया है, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है शोहरत है, वैसे ये इक्वेशन भी है। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इसमें क्यूमुलेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बी क्रॉस ए के सामने माइनस ए क्रॉस बी लिखना पड़ेगा। कैसे, वो यहाँ समझाया गया है, यानी कि मान लो ए और बी कोई वेक्टर है और आपको ए क्रॉस बी करना है और बी क्रॉस ए आप देख सकते हो ये स्क्रू के नियम पर आधारित है कि ए से बी को आप स्क्रू ले जाओगे तो वो ऊपर जाएगा और बी से ए की तरफ ले जाओगे तो वो नीचे आएगा। यानी कि ए से बी की तरफ तो ऊपर की डायरेक्शन होगी और बी से ए की तरफ यानी नीचे की डायरेक्शन होगी, यानी रिवर्स होगी। तो ऐसे इसमें मल्टीप्लिकेशन लॉ अप्लाई होता है। तीसरा, द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से दाखिला गिनना पड़ेगा जो हम आगे गिनेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि एडिशन के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी हो तो हम ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी भी कर सकते हैं। 5. If two vectors are parallel, then theta is equal to 0. Hence, cross product such two vectors is 0. यानी कि अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उसके बीच का थीटा एंगल होगा वो 0 होगा, और वो 0 होगा तो साइन 0 होगा, साइन 0 होगा तो पूरा इक्वेशन 0 होगा, यानी कि वो दोनों सेम, उस दोनों का एल्टीट्यूड होगा वो 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर्स हमेशा 90 डिग्री में ही होते हैं, यानी कि ए एक्स ए वाई ए जेड वो हमेशा 90 डिग्री में होते हैं, और 90 डिग्री साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ए एक्स क्रॉस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स इंटू ए वाई, बस खत्म। अभी आपने देखा कि अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उसका जो वो एल्टीट्यूड होता है यानी कि उसका जो मूल्य होता है वो 0 हो जाता है। तो यानी कि एक समान यानी कि x डायरेक्शन में दो x डायरेक्शन वाले कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, यानी अलग अलग डायरेक्शन वाले ही हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि x इंटू एक्स ए वाई इज इक्वल टू ए जेड ए वाई क्रॉस ए जेड इज इक्वल टू ए एक्स ए जेड क्रॉस ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से लिया गया है, तो आप स्क्रू का नियम लगा के देख सकते हो कि x से y जाएंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे x से y जाएंगे तो ऊपर की तरफ z डायरेक्शन में, वैसे ही y से z जाएंगे तो x की तरफ स्क्रू बढ़ेगा, z से x जाएंगे तो y की तरफ जो हमारा स्क्रू है वो 90 डिग्री बढ़ेगा। ऐसे ही उल्टा ay इंटू ए एक्स
इज इक्वल टू माइनस जेड, यानी कि ये एक चक्कर है पूरा ए एक्स ए वाई ए जेड। अब आप क्लॉकवाइज जाओगे ए एक्स इंटू ए वाई तो ए जेड, ए वाई इंटू ए जेड इंटू ए एक्स, ए जेड इंटू ए एक्स इंटू इज इक्वल टू ए वाई। क्लॉकवाइज जाओगे तो प्लस में ये सब मिलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ए एक्स इंटू ए जेड कहाँ गया, ए एक्स इंटू ए जेड इज इक्वल टू माइनस ए आर ए वाई, ए जेड इंटू ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, और ए वाई इंटू ए एक्स माइनस ए जेड। आई होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा। अब टाइप्स ऑफ इंटीग्रल रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। उसमें लाइन इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता है कि एक कोई भी एक फील्ड होगा जिसमें ये लाइन, सरफेस और वॉल्यूम को रखा जाएगा। तो अगर किसी लाइन को ऐसे रखा जा रहा है, कर्व पाथ L है और ये dl जो ऊपर जा रहा है वो फोर्स है, हमारा कोई भी फोर्स है, वेक्टर फील्ड फोर्स, तो उसे इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं। ये एम्पियर लॉ है, लेकिन ये आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ने को आएगा, यानी कि अभी इसका आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन इंटीग्रल के लिए है। ऐसे ही सरफेस इंटीग्रल के लिए भी एक इक्वेशन दिया गया है, और वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए भी एक इक्वेशन दिया गया है। अब मैंने इस चैप्टर में बहुत सारी थियरीज को पास कर दिया है, मतलब उसको स्किप किया है, क्योंकि वो सभी थियरीज आगे के वीडियो में आने वाली है, जो एग्जाम्पल के साथ ही समझाई जा सकती है। ये यानी कि वो ज़्यादा मैथमेटिकल रूप में होती है, इसलिए तो वो एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा। आपको हर एक थियरी का एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि उस आपको कैसे जीटीयू में वो पूछा जा सकता है। उसकी जगह पे नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेथड सेम रहेगी। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल में अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।